गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार जो हमारा लास्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था वो था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, विस्थापन तथा दूरी। आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर कुछ ग्राफ है जिसके द्वारा हम ये डिफाइन करेंगे कि पदार्थ किस प्रकार की गति कर रहा है। सपोज एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ए से बी तक गति करता है। इट मीन्स वो अर्धवृत्त तय किया उसने ए टू बी, आधा वृत्त तक ए से बी तक वो गति करता है। तो हमें बताना है कि अगर वो ए से बी तक गति किया है तो उसका दूरी कितना होना चाहिए या विस्थापन कितना होना चाहिए। अगर मैं दूरी की बात करता हूं, दूरी इट मीन्स क्या, संपूर्ण समय अंतराल में उसके द्वारा तय किया गया संपूर्ण पथ लंबाई, पाथ लेंथ, जितना वो चला होता सब कंसिडर करो। वो कितना चला ए से बी में, यहां तक, यानी ये पूरा पाथ, ये होता है पूरे वृत्त की जो परिधि होती है ना उसका हाफ पोर्शन है, तो आप बोलते हैं अर्ध परिधि। एक्चुअल में परिधि होती है 2 पाई आर, उसका हाफ इट मीन्स पाई आर, ये हमारा दूरी हुआ। अगर मैं विस्थापन कहूं तो क्या, विस्थापन होता है अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच का न्यूनतम पाथ लेंथ, यानी उनके बीच की दूरी। ये आर है, ये भी आर है, इट मीन्स ये टोटल 2 आर जो कि डायमीटर, व्यास हुआ उसका, ये हमारा विस्थापन हुआ। अगर व्यक्ति ए से लेकर चल के वापस ए पर, यानी एक पूरा चक्कर कर लेता, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता, तो दूरी या विस्थापन कितना होता भाई। अगर वो पूरा ही राउंड कर रहा है, यहां से घूम के वापस यहीं आ रहा है, तो पूरे चक्कर में पूरा परिधि घूम गया वो, तो संपूर्ण परिधि इट मीन्स 2 पाई आर, इसका दूरी हुआ। तो विस्थापन कितना, इसका प्रारंभिक अवस्था यही है, अंतिम अवस्था भी तो यही है, तो विस्थापन कितना हो गया उसका 0 मीटर, यह विस्थापन 0। मैंने यहां पर आपको एक्स और टी के बीच में 3 ग्राफ दिखाए हैं। इस ग्राफ से मैं ये दर्शा सकता हूं आपको कि पदार्थ स्थिर है या गति में। पहला ग्राफ क्या दर्शाता है, पहला ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, ये हमारा ग्राफ। ये रिजल्ट ये दर्शाता है कि किसी भी समय जब मैंने इस पदार्थ की स्थिति चेक की, जैसे समय 0 था, माना ये 10, सपोज ये 20, टाइम 0 तो मेरे से 20 मीटर डिस्टेंस पर। जब समय 10 सेकेंड हुआ तभी वो 20 मीटर दूरी पे है। जब समय 20 सेकेंड है तभी उसका डिस्टेंस 20 मीटर ही है। जब समय 30 सेकेंड हुआ तभी वो 20 मीटर डिस्टेंस पर ही है, यानी समय तो बढ़ रहा है, इस कण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इट मींस कण स्थिर है, हमारा वो पदार्थ स्थिर है। दूसरा जो ग्राफ है वो एक समान गति को दर्शाता है। इट मींस जब टाइम 0, हमारा एक्स भी 0 है, माना टाइम 5 सेकेंड, एक्स की वैल्यू 5 मीटर। जब टाइम हुआ 10 सेकेंड तो एक्स की वैल्यू भी 10 मीटर। जब समय हुआ 15 सेकेंड तो एक्स की वैल्यू भी 15 मीटर। यानी जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है उसी के अनुपात में दूरी भी बढ़ रही है। अर्थात ये ग्राफ हमारा एक सरलरेखा स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है, अर्थात पदार्थ समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये असमान गति को दर्शाता है। पहले जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दूरी का मान असमान उससे बढ़ रहा है, फिर एक समान उससे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे पदार्थ रुकते रुकते स्थिर हो जाता है। यानी ये ग्राफ असमान गति के लिए है। तो ये एक्स और टी की जो 3 अलग अलग ग्राफ हैं, ये इससे आप ये देख सकते हैं कि पदार्थ स्थिर है या वो एक समान गति से आगे बढ़ रहा है या फिर असमान गति में है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा। ये ग्राफ एक बहुत अच्छा एक टूल है, औजार है, जिसके द्वारा आप डिफाइन कर सकते हैं कि पदार्थ किस तरह की गति कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं औसत चाल नामक राशि की। हमने ये तो स्टडी किया कि पदार्थ गति कर रहा है, लेकिन कितनी तेजी से अपना स्थान बदलता है उसको समझने के लिए हम औसत चाल और औसत वेग नामक राशि को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत वेग। औसत वेग को हम v बार से दर्शाते हैं। ओके, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। विस्थापन इट मीन्स उसकी स्थिति में होने वाला परिवर्तन, पदार्थ की स्थिति में होने वाला परिवर्तन जिसको आप विस्थापन कहते हैं। पदार्थ की स्थिति में होने वाले परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग से डिफाइन करते हैं। पदार्थ अपना स्थान समय के साथ तो बदल रहा है, इट मीन्स पदार्थ गति में है, समझ में आता है, लेकिन कितनी तेजी से अपना स्थान बदल रहा है उसको समझने के लिए आपको औसत वेग नामक राशि को परिभाषित करना पड़ता है। अब जैसे सपोज t1 समय पर
सपोज कोई कार है की स्थिति यानी मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति सपोज x1, t2 समय पर उस कार की स्थिति सपोज हो जाती है x2। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, माना यह ओरिजिन है, अभी कार यहां पर है, ओके। जब टाइम t1 नोट किया तो उसका मूल बिंदु से डिस्टेंस था x1, कुछ समय पश्चात कार यहां पहुंच गई, टाइम तब तक t2 हो गया, उसका मूल बिंदु से डिस्टेंस हुआ x2, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा x इट मींस x2 माइनस x1। तो आपका v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इट मींस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था अपॉन टाइम इंटरवल, जिसके बेस पर हम औसत वेग नामक राशि को परिभाषित करते हैं, जिसका मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड, विमित सूत्र m0 L1 t माइनस 1, और यह एक सदिश राशि है। अर्थात आपका औसत वेग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों मान रख सकता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों भाई? अरे विस्थापन पर डिपेंड करता है, विस्थापन भी तो धन, ऋण एंड जीरो तीनों वैल्यू रखता है, उसी पर आधारित है औसत वेग की वैल्यू, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों वैल्यू आ सकती है उसमें। फिर हम बात करते हैं औसत चाल। औसत चाल होता है किसी भी पदार्थ द्वारा तय की गई पथ लंबाई दी गए टाइम इंटरवल में, यानी पथ लंबाई अपॉन समय अंतराल। वो दिए गए समय में जितना चला होता है, टोटल हमें पाथ लेंथ गिनना होता है। अब पथ लंबाई सदैव धन होती है, तो आपका औसत चाल की वैल्यू सदैव आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। तो औसत चाल का वैल्यू सदैव आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यह एक अदिश राशि है, इसके लिए दिशा का कोई महत्व नहीं है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड ही होता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या, कौन कितनी वैल्यू की बात करें तो औसत चाल तथा औसत वेग के बीच अगर हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं तो औसत चाल का मान औसत वेग से ज्यादा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। यह सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों वैल्यू रखता है। औसत वेग आपका धन, ऋण और शून्य तीनों होता है। औसत चाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है। हमने बोला वो कितनी तेजी से अपना स्थान बदलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे सपोज हम कहते हैं कि अहमदाबाद से बड़ोदरा जाना है, एक व्यक्ति साइकिल से गया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस था, माना अहमदाबाद बड़ोदरा के बीच डिस्टेंस 100 किलोमीटर, एक व्यक्ति साइकिल से चलने में 10 घंटे लिया, दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल यूज करता है, वो 5 घंटे में पहुंचा, तीसरा व्यक्ति ने कार यूज किया, वो 2 घंटे में पहुंचा। सब पहुंच रहे हैं अहमदाबाद से बड़ोदरा, सब 100 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन सबने अपनी स्पीड, व्हीकल की स्पीड सबकी अलग अलग थी, सबने अलग अलग समय लिया उसको पहुंचने में। तो कितनी तेजी से कोई पदार्थ अपना स्थान परिवर्तित करता है, उसको समझने के लिए हम औसत चाल तथा औसत वेग नामक राशियों को परिभाषित करते हैं। लेकिन हमने ये कहा कि जैसे सपोज 10 बजे अहमदाबाद से रवाना हुआ, 12 बजे बड़ोदरा पहुंच गया। अब मुझसे पूछे 10:15 पर एग्जैक्ट एक दिए गए टाइम इंटरवल पर उस वाहन की चाल कितनी थी, ये बताइए। तो उसको समझने के लिए हमें एक नई राशि को परिभाषित करना होता है, क्योंकि हम औसत चाल या औसत वेग से हम ये नहीं बता सकते। औसत चाल ने ये कह दिया कि भाई, या औसत वेग ने ये बताया कि आप 100 किलोमीटर चले हैं, टाइम 2 घंटा लगा है, तो व्हीकल की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला है वो। कहीं हर बार उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय नहीं किया होगा। जब हाईवे रहा होगा तो इसकी स्पीड व्हीकल की हो सकता है 100 के आसपास रही हो। जब कहीं ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिला होगा तो इसकी स्पीड 0 रही है। जब सिटी में एंटर करती है गाड़ी और वहाँ ट्रैफिक रहता है तो वहाँ पर उसकी स्पीड 20-30 के आसपास रहती है। हर बार उसकी स्पीड कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। कॉमन स्पीड एक साथ एक समान स्पीड से वो नहीं चलता, लेकिन हम औसत बताते हैं कि एवरेज वो 1 घंटे में यदि 50 किलोमीटर दूरी तय करें तो 2 घंटे में वो आराम से अहमदाबाद से बड़ोदरा पहुंच गया। लेकिन हम जानते हैं कि हर क्षण उस वाहन की स्पीड अलग अलग रही थी। तो पर्टिकुलर दिए गए समय पर अगर मुझे वाहन की स्पीड बतानी हो या उसके औसत वेग की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मुझे एक नई राशि तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग को परिभाषित करना होता है। उसके लिए हमें उस दिए गए समय अंतराल को, जिस टाइम पर आप बोलते हैं उसके टाइम इंटरवल को मुझे बहुत बहुत कम यानी 0 की तरफ अग्रसर करना होता है। 0 नहीं करना, उसको 0 के सन्निकट ले जाना होता है। तो हम उसको समझते हैं एक नई राशि से जिसका नाम है तात्क्षणिक चाल।
तथा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग तथा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक वेग को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसके लिए हमने क्या बोला था, जो आपका टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसको जीरो की तरफ ले जाना, जीरो की ओर प्रवृत्त हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जीरो हुआ नहीं है। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के फॉर्मूले में, तो ये हो जाता है dx बाय dt, जिसको आप x डॉट से भी संबोधित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं x का t के सापेक्ष अवकलन, x का t के सापेक्ष अवकलन। ओके, यानी सूक्ष्म विस्थापन अपॉन सूक्ष्म टाइम इंटरवल dx बाय dt इक्वल टू वेग। ये तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला। तात्क्षणिक वेग हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन तात्क्षणिक चाल जो होता है, तात्क्षणिक चाल भी वही होता है, v बराबर आप कह सकते हैं dx बाय dt, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव होता है कि हमारा धन या ऋण दोनों वैल्यू रखता है, लेकिन तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग दोनों के मान समान होते हैं। तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग पर्टिकुलर दिए गए समय पर उनकी वैल्यू, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों के मान दिए गए टाइम इंटरवल के लिए समान पाए जाते हैं। अब मैं तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक ग्राफ की सहायता से, इसको टूल ग्राफ हम यूज करेंगे, जिसकी सहायता से मैं इसको आपको जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल कम करता जाऊंगा, पर्टिकुलर दिए गए समय पर वाहन की जो स्पीड होनी चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। तो उसको समझने के लिए एक मस्त अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेकर, सॉरी एक ग्राफ की सहायता से, जिसको मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा, तो हम इस टॉपिक को समझने के लिए नेक्स्ट डे ग्राफ की सहायता से इसको समझेंगे, जो हमें एकदम क्लियर कर देगा कि तात्क्षणिक चाल या वेग औसत चाल से अलग किस तरह से हैं। ओके।